everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारा next chapter, that is chapter number 7, correspondence of with debentures holder. तो ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर था ये समवट हमने correspondence with member पढ़ा था. मेंबर कौन होते हैं? तो कंपनी के शेयर होल्डर, मतलब ही कुछ कोई जाने पहचाने लोग जिनके साथ हमको वेरियस टॉपिक के रिलेटेड कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ता है, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है या उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना पड़ता है. आई होप आपने वो लास्ट के 3 वीडियोस जो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर अपलोड किया है वो आपने देख लिया है. देन आप ये चैप्टर के वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि मेन ऐसा है कि मैंने उसमें डिटेल में आपको सारी जो फॉर्मेटिंग होती है लेटर्स की, जो सारा कंसेप्ट होता है लेटर के बिहाइंड, क्यों लिखना चाहिए, क्या एक्चुअली रीजन है, वो डिटेल में मैंने उन तीनों वीडियोस में डिस्कस कर लिया था. नाउ अभी आज हम इस चैप्टर में थोड़ा सा हम वीडियो को शॉर्टन करेंगे. कहने का मतलब ऑलरेडी हमने डिटेल में वो सारी चीजें पढ़ ली है, तो कुछ कुछ बातें शायद मेरे एक फ्लो में ही आपको समझ में आ जाएगा, तो इतना ये चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा. मैंने इसका वेटेज भी बता दिया है कि इन तीनों चैप्टर को मिलके आपको टोटल वेटेज विदाउट ऑप्शन 13 मार्क्स के लिए आने वाला है. 2 लेटर आपको कंपल्सरी, इन तीनों में से कोई भी 2 लेटर्स आपको कंपल्सरी लिखने को आ सकते हैं. नाउ ये जो चैप्टर है स्पेसिफिकली वो किसके बारे में है? कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ लिया था, एंड चैप्टर नंबर 4 में उससे भी ज्यादा डिटेल में हमने उनके प्रोविजंस के रिगार्डिंग पढ़ लिया था. तो डिबेंचर होल्डर जनरली हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. दे आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, दे ओनली प्रोवाइड कैपिटल, और हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आता है कि हमको टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और उनका ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी के टाइम पे उनकी सारी प्रिंसिपल जो भी उनका अमाउंट है वो हमको रिफंड बैक करना पड़ता है. ठीक है, तो ये था कि ये एक बोरोड फंड है. ओन्ड फंड से हमको शेयर्स वगैरह मिलते हैं, और डिबेंचर जो होता है वो बोरोड कैपिटल माना जाता है. एक्चुअली डिबेंचर क्या होता है? तो वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है. एक्नॉलेजमेंट किसको बोलते हैं? कि हमारे ऊपर एक उधारी है, ऐसा कंपनी को एक्नॉलेज करना पड़ता है, मतलब मानना पड़ता है कि वी आर इन डेट ऑफ समवन, जो हमको रीपे करना है. इसीलिए डिबेंचर क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है डेट का. ये एक बोरोड कैपिटल है, और ये जो भी लोग होते हैं कंपनी के क्रेडिटर माने जाते हैं, ठीक है, ना ही ओनर माने जाते हैं. कंपेयर टू इक्विटी शेयर, डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज अ सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल. अगर आप ये डिबेंचर होल्डर के एंगल से देखोगे तो डिबेंचर होल्डर आर मोर सेफेस्ट एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स. क्यों? इक्विटी शेयर्स में आपने एक चीज देखा था कि अगर कंपनी डूब भी गई, अगर कंपनी को कुछ हो गया, तो आप ऐसा चांसेस है आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, या तो आपको आपका कैपिटल भी वापस नहीं मिलेगा. उधर कोई भी ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लॉ में नहीं है कि जो बोले कि आपका कैपिटल रिफंड एंड आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है. बट अगर आप डिवेंचर होल्डर के केस में देखो तो ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट के साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पक्का आपको रिफंड बैक हो जाएगा. इनफैक्ट इधर तो आपको सिक्योरिटी दी जाती है, जो हमने पढ़ा था, चार्ज ऑन असेट दिया जाता है, मतलब कि आपके नाम पे कोई असेट जो है कंपनी का वो चार्ज कर दिया जाता है कि अगर कंपनी रीपे बैक नहीं भी कर पाई तो वो वाले जो असेट है वो आपको क्या हो जाएंगे, वो वाले जो असेट हैं वो आपको आप बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो. सो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर, डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज सेफ and secured capital. Debenture are issued for a specific period and it carry fixed rate of interest as a return on investment in debenture. तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि इसमें एक फिक्स ऑब्लिगेशन रहता है जो रीपे करने का बोलता है. ओके, नाउ सेक्रेटरी को टाइम टू टाइम बहुत सारे इश्यूज पे कॉरेस्पॉन्डेंस कंडक्ट करना पड़ता है, तो ही और शी शुड बी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर. अभी देखो थोड़ा सा ना, एज कंपेयर टू शेयर होल्डर,
ये जो होते हैं ये कंपनी के आउटसाइडर्स माने जाते हैं, क्रेडिटर्स रहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉशियस एंड केयरफुल तरीके से सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ सकती है डिबेंचर होल्डर से, क्योंकि इनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए जो आपने शेयर होल्डर को बताई है। कुछ ही इंफॉर्मेशन जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंडेटरी है एज पर लॉ कि इनको पता होना चाहिए, वही इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचना चाहिए। तो थोड़ा बहुत केयरफुल होके इन कंपनी सेक्रेटरी को इनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। प्लस हमने जैसे 2 मंथ देखा था कि शेयर सर्टिफिकेट के लिए 2 मंथ होता है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आफ्टर अलॉटमेंट। तो इस केस में डिबेंचर अलॉटमेंट के बाद आपके पास 6 मंथ होता है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। एंड इनके पास एक और सिक्योरिटी होती है डिबेंचर होल्डर के पास कि कंपनी को क्या मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी। अगर उन्होंने 500 लोगों से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया है डिबेंचर्स के लिए तो इनको कंपल्सरी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर वो सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तब भी उनको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा लॉ का रिक्वायरमेंट है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक सेम पढ़ने वाले हैं जैसा हमने शेयर के केसेस में पढ़ा था, कॉरेस्पॉन्डेंस विद इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स मेंबर। So now we will read precautions to be taken by the secretary while corresponding with debenture holder। तो आपने सेम जो टॉपिक है वो मेंबर के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तब ये सेम टॉपिक आपने पढ़ा था। इनफैक्ट सारे जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब भी ऐसा बोला हुआ है कि जब भी आप डिबेंचर होल्डर से कम्युनिकेट करते हो तो आपको पोलाइट वर्ड एंड कर्टसी मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब यू शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट, सामने वाले एड्रेसी को आपको ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ता है। यू शुड नॉट यूज रूड वर्ड, प्लस प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मतलब कि जब क्वेरी आई तो ये नहीं कि आप 10 दिन के बाद उनका रिस्पॉन्स दे रहे हो, जितनी जल्दी हो सके जो लेटर का रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्ड टाइमिंग है, वो जितना कम हो सके उतना कम आपने करना चाहिए। So should promptly reply and respond to the query of complaint of the debenture holder without any delay. There should not be delay. Then third one is legal provision follow करना चाहिए। देखो कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा एक्ट है जो हर एक चीज के बारे में, हर एक मैटर, हर एक टॉपिक के बारे में आपको कुछ प्रोविजंस फॉलो करने के साथ साथ आपको बोलता है देन वो काम होना चाहिए। तो लेटर राइटिंग जो हम डिबेंचर होल्डर के साथ करेंगे वो कुछ टॉपिक पे करेंगे, कुछ मैटर पे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो मैटर को एज पर लॉ डील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी चीजें कर दी विदाउट कंसिडरिंग द लॉ। तो लीगल प्रोविजन शुड बी फॉलोड वाइल अदर रेलेवेंट प्रोविजन जो भी लागू होता है। एंड सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर ऑन लीगल मैटर्स। फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जितना हो सके उतना आप अपने डिबेंचर होल्डर के बीच में ट्रांसपेरेंट चीजें रखो। कहने का मतलब है विदाउट मतलब अफेक्टिंग दी डिटेल्स, फैक्ट, फिगर। आप लोगों आपका जो जिम्मेदारी बनती है कि आपने वो सच सच बोलना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आपने वो क्या करना चाहिए, वो डिटेल आपने मेंशन करना चाहिए जो उनको पता होना चाहिए। तो देयर शुड बी नॉट बी एनी बायस कि आप लोगों ने जो डिटेल दिया है वो थोड़ा छुप छुपा के दिया है, ऐसा डिटेल नहीं मेंशन होना चाहिए। जो है वो एक बहुत ही क्लैरिटी वे से उनको जाना चाहिए। सो देखो उन्होंने बोला शुड डिस्क्लोज ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो भी क्रेडिट रेटिंग है ट्रू होना चाहिए, रियल फैक्ट ऑफ कंपनी अफेयर होना चाहिए उस कॉरेस्पॉन्डेंस में, आप लोगों ने छुपाना नहीं चाहिए। कंसाइजनेस मतलब जितना शॉर्टन हो सके सेंटेंसेस उतना शॉर्ट वे में आप लोगों ने उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए ना, ब्रीफ एंड अ शॉर्ट टू द पॉइंट। ये नहीं अननेसेसरी सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करके आप सामने वाले को बोर कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। जितना शॉर्टन हो सके लेटर
उतना शॉर्ट वे में आपने बोलना चाहिए। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। देन 6th वन इज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मतलब कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए टू डिबेंचर होल्डर। फैक्ट्स फैक्चुअल एंड सारे फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए। 7th वन इज सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि देखो जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, वो एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर माना जाता है। मतलब कि आपको पता है जैसे कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उठता बैठता है, उसको हर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता होगा, तो उसने जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। ये नहीं कि उसने कुछ इंफॉर्मेशन जो नहीं भी डिस्क्लोज करना चाहिए था उसने वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी, तो ऐसा उसने अवॉइड करना चाहिए। सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन व्हाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसके ऊपर क्या रहता है, इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी रहता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट करता है टाइम टू टाइम, तो उसने अपने लैंग्वेज पे, उसने अपने कम्युनिकेशन पे कमांड रखना चाहिए और वो किस वे में कम्युनिकेट कर रहा है वो सारी चीजों पे उसने बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर उसने कुछ गलत चीज कर दी तो इट विल नॉट इम्पैक्ट हिज और हर गुडविल, वो पूरा कंपनी के गुडविल पे आएगा। सो व्हाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल एंड क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ नहीं, हम कुछ लेटर्स देखने वाले हैं जहां पे डिबेंचर होल्डर के साथ कम्युनिकेशन करने की बारी आती है सेक्रेटरी की। जस्ट लाइक हमने जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर किया था, कुछ हमने उधर 5 टोटल लेटर्स देखे थे, इधर भी हम कुछ 5 लेटर्स देखने वाले हैं जहां पे हम कॉरेस्पॉन्ड करेंगे डिबेंचर होल्डर के साथ थ्रू लेटर राइटिंग। तो बहुत इजी जाने वाला है ये लेटर, मैं पहले ही आपको बोल दूं क्योंकि ऑलरेडी आपने लेटर राइटिंग 1 चैप्टर देख लिया है डिटेल में। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट हम देखने वाले हैं, स्पेसिमेन लेटर देखने वाले हैं, वो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। जैसे हमने 6 चैप्टर का फर्स्ट लेटर देखा था अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ऐसा हम लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर देखने वाले हैं कि जहां पे हम उनको क्या इशू कर अलॉटमेंट दे रहे हैं और साथ साथ में क्या इशू करेंगे, ऑफ कोर्स डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो देखो इन्होंने बोला हुआ है कि जब भी हम अलॉट करते हैं डिबेंचर एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट, तो हमको लेटर सेंड करने की जरूरत पड़ती है। दिस लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज प्रिजर्व बाय डिबेंचर होल्डर एज ही गेट डिबेंचर सर्टिफिकेट इन एक्सचेंज ऑफ दिस लेटर। देखो इधर इंक्लोजर में लिखा हुआ है कि आपको इस लेटर के साथ साथ ही क्या मिलता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सेक्रेटरी ये बता रहे हैं कि आपने जो हमें अप्लाई किया था हमने उसके बदले आपको अलॉटमेंट दे दी है और कुछ दिनों में या इसके साथ हमने आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, इन्होंने ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट रिसीव, टाइप ऑफ डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी डिटेल मेंशन होनी चाहिए। नाउ सबसे पहले यही सारा फॉर्मेट जो हम अगेन एंड अगेन करते आए हैं वो सारे फॉर्मेट आप मतलब वो सारे आप कंटेंट लिखोगे, दैट इज कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, सेन, फोन, फैक्स, रेफरेंस एंड सेम वे जो हम लास्ट लेक्चर चैप्टर में पढ़ा है। नाउ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब हम आपको डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं डियर सर। एंड देन रीडिंग पार्ट, बॉडी पार्ट हम करते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन। देखो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कि कोई भी एप्लीकेशन के बिना हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। आफ्टर मतलब कि रिसीविंग एप्लीकेशन ओनली देन वी कैन डू अलॉटमेंट। तो ये इन्होंने इधर बताया है कि आपका हमें एप्लीकेशन आया था दिस नंबर से ऑन दिस डेट, सो आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये कौन लिख रहा है, लिख रही है सेक्रेटरी। तो मैं उनके बिहाफ पे आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूं कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है
कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स की अलॉटमेंट मिली है? 100 डिबेंचर, और वो 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर्स हैं। मतलब कि इधर इन्होंने टाइप भी मेंशन कर दिया। एज यू नो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है डिबेंचर्स के, तो उसमें से कौन सा टाइप है? तो आप 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर्स हो ऑफ ₹10 ईच, जो कि टेन्योर रखता है 5 साल के लिए। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो कि इधर 1 by 1 लेटर में दी जा रही है अबाउट डिबेंचर्स। सो दीज डिबेंचर्स आर अलॉटेड एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग। मतलब कि ये जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है ये बोर्ड रेजोल्यूशन करके मिला है, मतलब बोर्ड मीटिंग हुआ है, उस पे सोच विचार हुआ है, एंड देन आपको जाके अलॉटमेंट हुआ है। और वो बोर्ड मीटिंग कब हुआ था? 16 मई को 2019 एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ओके, सो डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है? जो हम डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ साइन करते हैं। मतलब आपको पता है ना, जब भी कंपनी जो है 500 लोगों से ज्यादा लोगों को इनवाइट करती है या सिक्योर डिबेंचर्स को अलॉट करती है, तो कंपनी को एक मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करना पड़ता है जिसका नाम डिबेंचर ट्रस्टी होता है। उसके साथ एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है जो मैंडेटरी होता है, जिसको हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपकी कंपनी ने सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है और डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो भी मेंशन है वो कंप्लाई किया है। नाउ डिटेल आप देख सकते हो क्या क्या है। तो आपका फोलियो नंबर, एज आई टोल्ड यू, फोलियो नंबर क्या होता है? आपका जो फोलियो नंबर है, मतलब रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में आपके कौन से पेज नंबर पे सारी डिटेल मेंशन है? D19। आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 100। आपको कितना अलॉट हुआ? 100। और उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है? तो डिस्टिंक्टिव नंबर ये है। अमाउंट कितना रिसीव हुआ है आपसे हमको? तो 10,000। और हमने साथ साथ में क्या कर दिया है? इस लेटर के पीछे ही हमने आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। सो थैंकिंग यू, एंड देन लास्ट में योर फेथफुली, कंपनी का नाम, सिग्नेचर मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी का, एंड डेजिग्नेशन। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस लेटर में मेंशन करना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सो मुझे बोलो कि जो भी हम आपको वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अब एक सीरियस नोट पे, क्या आपको ये समझ रहे हैं? क्या आपको पसंद आ रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक लेना। जब तक हमको कमेंट के थ्रू आपके फीडबैक नहीं आएंगे तब तक हमको कुछ नहीं समझने वाला कि आप वीडियोस देख रहे हो, आपको पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमको यही समझेगा कि आपको नहीं शायद पसंद आ रहे। और जितने ज्यादा आपके कमेंट्स हमको मिलेंगे, है ना, जितने ज्यादा आप अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें भेजोगे, उससे हमको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम ऐसा ही काम करते रहे। एक बहुत ही प्योर माइंड एंड हार्ट से हमने ये एक फ्री सीरीज स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारे जो चीजें हैं, सारे सब्जेक्ट के जो सीरीज चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। और मैं ट्राई कर रही हूँ कंसेप्चुअली आपको जितना स्ट्रांगली पढ़ा सकूं उतना। देखो बहुत सारे आपको टीचर्स मिलेंगे, अच्छे ही टीचर्स रहते हैं सारे यूट्यूब पे, बट मेरा ऐसा है कि आपको जितना डिटेल में जा सकूं उतना डिटेल में जाके मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, कंसेप्चुअली पूरा क्लियर होता है। थोड़ा सा फन पार्ट में मेरे तरफ से भी ऐसा लगता है मुझे कि मैं इतना ज्यादा जोक्स नहीं मार पाती हूँ, तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं डिलीवर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो सच्ची पसंद आ रहे हैं। तो डू कमेंट्स, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद रिमेनिंग अपने जो लेटर्स हैं। ओके, सो टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।